युग हैरानी के साथ कहता है, तो क्या वो औरत मेरे पिता की असली माँ थी? कौन थी वो औरत जो मेरे पापा को नदी में बहा रही थी और क्यों? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है युग कि वो औरत कौन थी। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, हो सकता है कि वो औरत ही तेरे पापा की माँ हो, या ये भी हो सकता है कि वो औरत तेरे पापा की केयर टेकर हो जो उनकी देखरेख करती हो, या फिर वो कोई और भी हो सकती है। युग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसका सिर घूमने लग गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इतना ही नहीं, और भी कई कारण हैं जिस वजह से मुझे ये कहानी गड़बड़ लगती है। युग झट से अभिमन्यु से पूछता है, और क्या कारण है अभिमन्यु? क्यों तुझे इस कहानी में गड़बड़ लग रही है? अभिमन्यु युग को सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहता है, युग तुझे याद है हमें महाडायन का हीरा कहाँ से मिला था? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही कायर झट से बोल पड़ता है, टाइपराइटर के अंदर से। वो हीरा तुझे ही तो मिला था जब तू टाइपराइटर खोलने की जिद लेकर बैठा हुआ था, और हमारे मना करने के बावजूद भी तूने उसे खोल दिया था। और तूने ही तो हमें बताया था कि वो हीरा महाडायन का है। हमें तो ये बात पता भी नहीं थी कि वो हरा हीरा महाडायन का है। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही तुम्हें महाडायन के हीरे के बारे में बताया था। पर क्या तुमने ये बात नोटिस करी? कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कैसी बात अभिमन्यु? तू क्या कहना चाहता है? सीधे सीधे बोलना। अभिमन्यु कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, यही कि इस कहानी में कहीं भी उस हीरे का जिक्र नहीं है। इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि आखिर महाडायन का हीरा टाइपराइटर के अंदर आया कहाँ से। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए हैरानी के साथ कहता है, हाँ यार ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर सब चीजों का जिक्र हुआ है तो महाडायन के हीरे का जिक्र आखिर क्यों नहीं हुआ है? एक और बात इस कहानी में जो मुझे झूठी लगती है। युग झट से कहता है, क्या कहा? झूठी लगती है? कौन सी बात अभिमन्यु? अभिमन्यु जवाब देता है, यही कि मैं बचपन में अमावस्या की रात घाट पर गया था यक्षिणी को देखने के लिए, और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे इस बारे में कुछ याद ही नहीं है। युग पलट कर कहता है, तुझे कुछ याद कैसे होगा अभिमन्यु? उस वक्त तू बच्चा जो था, और बचपन की चीजें जवानी तक हमें कहाँ याद रहती हैं? अभिमन्यु कहता है, बचपन की सब चीजें हमें भले ही याद ना हो युग, पर कुछ चीजें तो याद होती हैं ना। मुझे तो जरा सा भी याद नहीं है कि बचपन में तूने हमें यक्षिणी की कोई कहानी सुनाई भी थी। युग के कहने से पहले ही कायर बोल पड़ता है, मुझे भी याद नहीं है कि बचपन में युग हमें यक्षिणी की कहानी सुनाता था। कछुआ भी बोल पड़ता है, मुझे भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। अभिमन्यु, कछुआ और कायर तीनों को ही बचपन के इस वाक्य के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। उन तीनों को तो युग की इस कहानी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन तीनों को ये लग रहा था कि युग की यह कहानी बस एक कहानी थी, ना कि कोई सच। युग अपने ही मन की लगाते हुए कहता है, तुम तीनों कुछ भी कहो, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि ये कहानी सच है, समझे तुम लोग? अभिमन्यु पलट कर कहता है, चल युग, मैंने मान ली तेरी बात कि इन पेजेस में जो भी लिखा है वो सब सच है, पर उस काले साए का क्या जो तारा और हम सब के पीछे पड़ा है, जो ग्रेवयार्ड कोठी में है? इस कहानी में तो उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। युग अभिमन्यु की बात को नकारते हुए कहता है, जिक्र है अभिमन्यु, तू कैसे कह सकता है जिक्र नहीं है? माँ के पीछे आखिर वो काला साया ही तो पड़ा हुआ था ना, वही तो माँ को हर जगह दिखता था। मैं उसी का पीछा करते करते तो रात में बंगला बुढ़ा घाट पर पहुंचा था, और माँ भी वहां पर पहुंच गई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पर वो तो यक्षिणी थी ना, काला साया कहाँ था युग? आंटी जी को तो यक्षिणी परेशान कर रही थी, उन्होंने खुद कहा था। अभिमन्यु और युग में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ कुछ सोचते हुए हैरानी के साथ बोल पड़ता है, इसका मतलब वो काला साया कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी ही है। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो काला साया मेरी माँ यक्षिणी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। वो इतनी बुरी नहीं हो सकती कि शक्तियां पाने के लालच में इतना सब कर बैठे। युग गुस्से के साथ बोल पड़ता है, नहीं यामिनी, मुझे तो लगता है वो काला साया यक्षिणी का ही है, वही ये सब कर रही है। तुम नहीं जानती वो कितनी बुरी है। उसने मार दिया मेरे पापा को। वो कितना प्यार करते थे उससे, और उस प्यार का सिला क्या दिया उसने? मार दिया उन्हें। यामिनी नम आंखों के साथ कहती है, नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकती। वो काला साया कोई और ही है, मेरी माँ नहीं है। मैं अपनी माँ को पहचान सकती हूँ। युग पलट कर कहता है, तुम्हें नहीं पता यामिनी, पर यक्षिणी सच में बहुत बुरी है। हो सकता है कि वही अपना एक नया रूप लेकर ये सब कर रही हो। युग और यामिनी में काले साए और यक्षिणी को लेकर फिर से बहस होनी शुरू हो जाती है।
दोनों ही एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। चैटर्जी उन दोनों के बीच दखल देते हुए कहता है, तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर उस काले साए से लड़ने का है। भूलो मत, तारा की जान खतरे में है। बीती रात ही उस साए ने तारा पर हमला किया था और हम सब मरते मरते बचे हैं। वो तो तारा को ले ही जाता, पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। पर हमेशा किस्मत साथ नहीं देने वाली, इसलिए हमें कुछ करना होगा उस काले साए का, ना कि आपस में ही झगड़ना होगा, समझे? चैटर्जी की बात सुनकर युग और यामिनी चुप हो जाते हैं। वर्चस्विनी तुरंत मायूसी के साथ कहती है, पर हम क्या करें चैटर्जी, कैसे लड़ेंगे उस काले साए से? चैटर्जी कुछ जवाब नहीं देता है। उसके पास वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे ख्याल से पहले हमें यही पता करना चाहिए कि आखिर वो काला साया यक्षिणी है या कोई और। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, पर हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि वो काला साया कौन है? अभिमन्यु कहता है, उससे जिसने उस काले साए को देखा है। और तुम सब जानते हो किसने काले साए को देखा है, कौन हमसे पहले ग्रेवयार्ड कोठी में रहा है? कछुआ अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहता है, चित्रा आंटी। अभिमन्यु हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ कछुआ, चित्रा आंटी। हमें चित्रा आंटी को ढूंढना ही होगा। अब वही हमें बता सकती है कि क्या सच है क्या झूठ। वही हमें बता सकती है कि युग ने जो कहानी लिखी है उसमें कितनी सच्चाई है। कायर पूछता है, पर हम चित्रा आंटी का पता कैसे लगाएंगे? तू शायद भूल रहा है, इससे पहले भी हम चित्रा आंटी के बारे में पता करने की कई कोशिश कर चुके हैं, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा था। चैटर्जी भी कायर के पीछे पीछे ही बोल पड़ता है, सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि हम लोग भी कई कोशिशें कर चुके हैं। हमें भी चित्रा जी के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ पर है वो। अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो, अगर चित्रा आंटी जिंदा है तो हमें उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना है, क्योंकि अब वही है जो हमें उस काले साए के अंत तक ले जा सकती है। वही हमें उस काले साए के बारे में बता सकती है कि आखिर वो कौन है। अभिमन्यु की ये बात कहते ही सब लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हर कोई सोचने लगता है कि वो आखिर चित्रा को कैसे ढूंढे, कहाँ पर होगी। सभी के मन में उस वक्त कई सारे सवाल थे। किसी के मन में चित्रा को लेकर तो किसी के मन में युग ने जो कहानी लिखी थी उसको लेकर, कि आखिर उस कहानी में कितनी सच्चाई थी और कैसे युग ने वो कहानी लिख दी थी जो उसे पता ही नहीं थी। कुछ सबसे जरूरी बातें उस कहानी में क्यों छुपाई गई थी? कहानी पूरी होकर भी आखिर अधूरी क्यों लग रही थी? हर कोई कुछ न कुछ कमरे में बैठे बैठे सोच ही रहा था। कुछ देर बाद उस कमरे में तारा भी आ जाती है, जो सीधे वर्चस्विनी की गोद में आकर सो जाती है। जब से तारा का उस काले साए से सामना हुआ था, वो डरी और घबराई हुई थी। भले ही वो महादेव की शक्ति का अंश हो, पर असल में थी तो वो एक छोटी बच्ची ही ना। उसका डरना जायज था। तारा को देखते ही देखते एक एक करके सबको नींद आने लग जाती है और हर कोई जगह ढूंढकर उस कमरे के अंदर ही सोने लग जाता है। कछुआ धीरे से फर्श पर ही बैठता है और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। कायर भी उसके बगल में ही फर्श पर बैठे बैठे सो जाता है। डायना भी कब अभिमन्यु के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। दूरी थी तो सिर्फ यामिनी और युग में। उस कहानी ने उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। यामिनी अपनी माँ का साइड ले रही थी तो युग अपने पिता की। एक एक करके सभी की आंख लगनी चालू हो जाती है और वो सो जाते हैं। सुबह हो गई थी और हवेली के अंदर अभी तक सब लोग सो रहे थे। जब से युग ने रात में वो कहानी पढ़कर खत्म करी थी, तब से जो बारिश बरसना शुरू हुई थी वो अब तक बरस ही रही थी। वो एक पल के लिए नहीं रुकी थी, लगातार होते जा रही थी। सभी लोग सो ही रहे थे कि तभी तारा की आंख खुल जाती है। तारा कमरे के अंदर अपनी नजर दौड़ाने लग जाती है और वो देखती है कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सभी गहरी नींद में सो ही रहे थे कि देखते ही देखते सभी के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। उनके माथे पर शिकन की लकीरें बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा सिर्फ किसी एक के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि सबके साथ हो रहा था। कछुआ, कायर, युग, यामिनी, अभिमन्यु, डायना, चैटर्जी और वर्चस्विनी सबके हाथ पैर डर के मारे कांपने लग गए थे, पर आंखें सबकी बंद थी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहे हों। देखते ही देखते सबके चेहरे पर एक डर नजर आने लग जाता है और वो एक साथ कसकर चीखते हैं, आ! इसी चीख के साथ सबकी एक साथ नींद खुल जाती है। हर कोई हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ जाता है। सभी डरे और घबराए हुए थे। कछुआ और कायर के तो अभी तक हाथ पैर डर के मारे कांपे जा रहे थे। उठने के बाद हर कोई एक दूसरे के चेहरे की तरफ एकटक देखे जा रहा था। सभी के चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन थे, डर से कांपे हुए, जैसे उनकी जान हलक में आ गई हो। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले उन सब के साथ क्या हुआ था।
बाद कायर डरते हुए कछुए से पूछता है, तू क्यों चीखा कछुआ? कछुआ डरते हुए कहता है, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा यार, बहुत बुरा। कायर भी डरते हुए कहता है, मैंने भी एक बहुत बुरा सपना देखा यार। कायर और कछुए में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, सिर्फ तुम दोनों ने नहीं, मैंने भी एक बुरा सपना देखा। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, कायर और कछुआ दोनों हैरान रह जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, क्या? अभिमन्यु डायना को एकटक देखते हुए कहता है, क्या उस सपने में वो काला साया था? डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, उस सपने में काला साया था, पर तुम्हें ये बात कैसे पता? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,